नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में आज भी बहुत ज़्यादा दमखम बरकरार है। मैं ये नहीं कहता कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को वह पराजित ही कर देगी, लेकिन जितनी सीटें इसकी लोकसभा में आज हैं, कहीं उससे ज़्यादा सीटें वो चुनाव में हासिल पहले भी कर सकती थी और आज भी हासिल करने का दमखम रखती है। वजह है कि इस पार्टी के पास आज भी क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे छत्रप यानी क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जुझारूपन है, लड़ने का बहुत ज़्यादा मादा है। और नरेंद्र मोदी की इस आंधी में भी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी के चुनावी आंधी में भी वे लोग न सिर्फ डट कर मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि कई बार वो बीजेपी के ऊपर भारी भी पड़ रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कर्नाटक। तो कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस के अंदर आज भी अंदरूनी ताकत बहुत ज़्यादा बची हुई है। लेकिन मैं आपको अपने गृह प्रांत बिहार के एक शब्द से इसके माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ जो खाना पकने के बाद ठंडा हो जाता है उसको सेराया हुआ भोजन कहते हैं, और लगता है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व भी सेरा गया है। सेरा गया है का मतलब कि ठंडा पड़ चुका है। बात यह है कि अगर आप खाना सेरा जाए यानी ठंडा हो जाए और आप उसे बार बार गर्म करें तो भोजन का न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी उसकी फूड की क्वालिटी जो है वह बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। उसी तरह की स्थिति है कि कांग्रेस के पास एक नेतृत्व तो है, लेकिन वह नेतृत्व इतना सेराया हुआ है, इतना वो ठंडा पड़ चुका है कि उसको बार बार गर्म किया जाता है। हर 1 साल और 2 साल के बाद उसको लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस लीडरशिप में एक तरह का इनकंसिस्टेंसी है, यानी इतना ज़्यादा वो इनकंसिस्टेंट है, उसमें तारतम्यता का अभाव है, रेगुलरिटी का अभाव है कि यह नेतृत्व कांग्रेस की बेड़ा को पार नहीं लगा सकता। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है वह कभी तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अति सक्रिय हो जाता है और फिर देखें तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी 2009 के के लोकसभा चुनाव में उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा उभार हुआ था और कांग्रेस पार्टी को अच्छी कामयाबी भी मिली थी 2009 के लोकसभा चुनाव में। बावजूद इसके इन्होंने ना तो केंद्र सरकार में कोई जिम्मेवारी स्वीकार की और न ही जहां से वो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वहां 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कोई जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की। यानी ना तो उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी स्वीकार की, न चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की जिम्मेवारी स्वीकार की। तो फिर अब जब जिम्मेवारी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो फिर पार्टी आपको बार बार आगे करके क्यों चुनाव लड़ती है। पार्टी का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया 2014 के पहले, लेकिन 2014 में पार्टी का डिजास्टरस पराजय हुआ। 2019 में तो वो खुद अपना लोकसभा चुनाव उस समय हार गए उत्तर प्रदेश में, भारत के सबसे बड़े प्रांत, जहां से कामयाबी के बगैर आप दिल्ली की सत्ता पर काबिज तो क्या मजबूत स्थिति भी हासिल नहीं कर पाते। उस उत्तर प्रदेश में अमेठी की सीट हार गए, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस साबित हुआ है। अमेठी का कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा अमेठी की सीट हार जाना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन फिर भी हर 1 साल 2 साल के बाद उनको लॉन्च किया जाता है। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते 2019 में जो पराजय हुई थी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। ये पद लगभग 3-4 साल तक खाली रहा। 3-4 सालों तक कांग्रेस को एक स्थायी अध्यक्ष नहीं मिला। सोनिया गांधी हारकर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे कुछ दिनों से पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रही थी। आखिर में बहुत हाल में जाकर के 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके पहचान कर्नाटक के एक क्षेत्रीय नेता की है, उनको आखिरी मौके पर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में महज 1 वर्ष का समय बाकी रह गया था। हालांकि खुद कर्नाटक से ही बड़े दमदार कांग्रेसी नेता मौजूद हैं आज भी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने जिस तरीके से कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया कर्नाटक में,
या फिर हम बात करें भूपेश बघेल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लीड कर रहे हैं, या जिस दमदार तरीके से अशोक गहलोत राजस्थान को लीड कर रहे हैं और जितना जुझारूपन दिखा रहे हैं, उससे लोग विश्लेषकों का ये कहना है कि आज की तारीख में बीजेपी श्योर नहीं हो सकती कि इन 3 प्रांतों में वो जीत सकती है। बावजूद इसके कांग्रेस के केंद्रीय नीति निर्माता अभी भी अपने आप को बदलने के लिए या पार्टी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वो भी अपना लोकसभा चुनाव पिछली दफा हार गए थे, और उनकी जो पॉपुलैरिटी रही है या उनका प्रभाव जो रहा है पैन इंडिया, वह जग जाहिर है, उसमें कोई दम नहीं है। देखिए, बीजेपी भी इसी तरह के भंवर में फंसी थी 2004 में और 2009 में। बीजेपी के बुजुर्ग नेतृत्व जो थे यानी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, कहीं ना कहीं देखिए देश के युवा मतदाताओं का उनसे मोह भंग जरूर हुआ था। लेकिन 2004 और 9 में बीजेपी के पराजय का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि बुजुर्ग नेतृत्व बीजेपी का जो था वह युवा मतदाताओं के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया और भाजपा की पराजय हुई। लेकिन साथ ही साथ पैरेलल तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह या फिर वसुंधरा राजे राजस्थान में, और सबसे ऊपर गुजरात से नरेंद्र मोदी, ये लोग राष्ट्रीय राजनीति में भी दस्तक दे रहे थे। और पूरे भारत में इस बात को देखा जा रहा था कि ये लोग बार बार चुन कर आ रहे हैं, जबकि 10 वर्षों से कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। तो ऐसी सूरत में इनमें से 2014 में नरेंद्र मोदी के करिश्माई और जुझारू नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और 14 का जो चुनाव था उसका नतीजा आप देखते हैं कि मिरेकुलस साबित हुआ भाजपा के लिए, बहुत चमत्कारिक रूप से कामयाबी दिलाने वाला साबित हुआ। और बीजेपी ने 2014 में एक बड़ी कामयाबी हासिल की, 2019 में उससे भी बड़ी कामयाबी हासिल की। फर्ज करिए कि 2014 का चुनाव बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा होता या मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में लड़ा होता, जिनको कि मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया 2014 के बाद। अगर इनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज करके सक्रिय राजनीति में इनके हाथ में नेतृत्व दिया गया होता, तो 2014 और 19 के चुनावों में बीजेपी आधी सीटें भी नहीं जीत पाती जितनी की वह जीत पाई इन चुनावों में। तो आज कांग्रेस के लिए यह बहुत जरूरी है कि डीके शिव कुमार जैसे नेता, या फिर छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, या फिर राजस्थान से कमल, अशोक गहलोत और भी कई क्षेत्रीय नेताओं को वो उभरने का मौका दे और राष्ट्रीय राजनीति में उनको एक सम्मानजनक स्थान दे। क्योंकि राहुल गांधी लगातार हारते रहे हैं, और उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो क्या कहते हैं, कब कहां पर क्या बोलेंगे, उसी के चक्कर में आज वो एक कोर्ट केस में फंसे, और उसके बाद वो अपनी सांसदी भी गंवाए। और अब लगता है कि अगले 8 वर्षों तक, हाई कोर्ट का फैसला 2-3 दिन पहले आया, अब लगता है कि 8 वर्षों तक तो वो कोई चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी अपने अंदर ये बदलाव क्यों नहीं लाती कि गांधी नेहरू परिवार, जो अब राजनीति में अप्रासंगिक हो चुका है, अपनी प्रासंगिकता यानी रेलिवेंस खो चुका है, अब वो अपनी अहमियत खो चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि गांधी नेहरू परिवार तो अपनी अहमियत खो चुका है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी ताकत बरकरार है, पार्टी में अभी भी दमखम मजबूत है। पार्टी अभी भी अगर बढ़िया से काम करे और बेहतर नेतृत्व अपने अंदर से पैदा करे तो 100 सीटों से पार जाना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी है कि वो अपने लिए लोकसभा में कुछ सम्मानजनक सीटें हासिल करे, क्योंकि आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उसके पास एक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद का दावा करने की भी हैसियत नहीं है, क्योंकि लोकसभा का कोरम जो होता है टोटल यानी 545 सीटें, तो उसका 10% कम से कम उनके पास सांसद होना चाहिए लोकसभा में, नहीं है उतना उनके पास। और बार बार ये क्यों हुआ, तो 14 से लेकर के 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में राहुल गांधी ही पार्टी को एक तरह से लीड करते रहे हैं। 19 में तो पार्टी अध्यक्ष ही थे और 14 में भी राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया गया था, क्योंकि 14 के ठीक पहले उनको पार्टी उपाध्यक्ष बनाया ही इसी उद्देश्य के लिए गया था। और अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ पार्टी में एक नई ऊर्जा फूकने के नाम पर राहुल गांधी को फिर से सक्रिय किया गया, फिर से उनको लॉन्च किया गया। ये हर साल रीलॉन्च करते हैं और किए जाते हैं, और फिर अंततः जो नतीजा होता है वो फुस्स पटाखा, यानी
कुछ होता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि हो सकता है कि 2024 का चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है, तो इसमें इस चुनाव में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस तरह का ऊल जूल गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, इस तरह के गठबंधन बनाकर कांग्रेस कभी कामयाब नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी ही ताकत है कि वह अपने आप को संगठित करे, बेहतर नेतृत्व का चयन करे, और बेहतर नेतृत्व का चयन करके कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस तरीके से चुनाव मैदान में उतारे कि वह एक मजबूती से चुनाव लड़ सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें हासिल कर सके। अगर वो क्षेत्रीय उन पिटे हुए समाजवादी दलों के साथ, समाजवादी पृष्ठभूमि वाले दलों के साथ अगर वो समझौता करती है, इन सब की तो विश्वसनीयता ही कहीं नहीं टिकती, और कांग्रेस भी उनके लिए विश्वसनीय नहीं है। कांग्रेस ने बार बार उन पार्टियों को धोखा दिया है, चाहे केंद्र की राजनीति में हो या प्रांतीय राजनीति में हो, और उन लोगों ने भी बार बार पाला बदला है, कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। तो ऐसी सूरत में जो एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है, यह ग्रैंड अलायंस कांग्रेस के भविष्य को का और ज्यादा बंटाधार मत कर दे, क्योंकि ये जो ग्रैंड अलायंस है, ये कहीं से भी कांग्रेस को राहत देने वाली चीज नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो खुद ही इतनी ऊर्जा है कि वह एक मजबूत संगठन, बेहतर नेतृत्व और कायदे से अगर वो चुनाव लड़े तो काफी अच्छा कर सकती है, बीजेपी को बहुत मजबूत फाइट दे सकती है, बीजेपी के लिए एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती है 2024 के खुद चुनाव में। लेकिन कांग्रेस है कि उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो पिटे हुए समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो कभी बीजेपी के पाले में चले जाते हैं, फिर कभी वो लौट करके कांग्रेस के पाले में चले आते हैं, और कांग्रेस ने भी उनके साथ पास्ट में कोई बहुत अच्छा नहीं किया है। जिस तरीके से चरण सिंह की सरकार के साथ कांग्रेस ने जो कुछ किया था, या फिर चंद्रशेखर जी की सरकार के साथ किया गया था, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकारें केंद्र में किस तरीके से गई थी, उसको देखते हुए समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियां जो हैं वो भी इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर सकती, और बहुत ज्यादा यकीन करने का कारण नहीं है, और बीजेपी को हराना एक मुद्दा नहीं हो सकता। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और इसका एक ये देश के का जो राष्ट्रीय हित है उसको बाकी क्षेत्रीय पार्टियों से ये ज्यादा बेहतर समझती है। हालांकि इस समय बीजेपी ने सच में जनभावना के अनुरूप काम किया है, और यही जनभावना के अनुरूप जो बीजेपी का काम है वही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो उसी तरह से कांग्रेस को भी यह प्रमाणित करना होगा कि राष्ट्रीय राजनीति को वो बेहतर समझती है, देश की जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं, राष्ट्रीय हित है, उसको कांग्रेस बेहतर समझती है, और उसके ऊपर वह ईमानदारी से काम कर सकती है। अगर कांग्रेस ने यह यकीन दिला दिया तो यकीन मानिए कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत सुधर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कहीं से यह नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी को हरा ही देगी, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी, बीजेपी को हराने से भी जरूरी यह है कि वो अपने लिए सम्मानजनक 100-150 सीटें हासिल करे। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाती है तभी वह राष्ट्रीय राजनीति में बेहतर दमखम के साथ चुनाव लड़ पाएगी, नहीं तो कांग्रेस की डगर आने वाले कई दशकों तक आसान नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी, और आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।